हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋचा रत्नम है और मैंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2019 में 274वीं रैंक हासिल की है। डीकेटी के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री के स्ट्रैटेजी और उसके प्रिपरेशन के संबंध में डिस्कशन करना चाहूँगी। तो आइए शुरू करते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में हिस्ट्री रहने के पीछे मेरे दो मेन रीजंस थे। पहला ये कि जो मेरा बैकग्राउंड है वो हिस्ट्री से रिलेटेड था। मेरे फादर एंशिएंट हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और इसके कारण मेरा एक नेचुरल इंटरेस्ट था इस सब्जेक्ट में। दूसरा, हिस्ट्री के जो हमारा जनरल स्टडीज़ पेपर 1 का सिलेबस हम देखें या फिर हम ऐसे पेपर को देखें तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको इन पेपर्स में भी काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो ये दो बड़े रीजंस थे मेरे ऑप्शनल लेने के प्रति। और इसके अलावा अब बात करते हैं हम कि मैंने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी कैसे की। तो देखिए, तैयारी कोई भी जैसे आप कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं तो इम्पॉर्टेंट होता है कि आप उसका जो सिलेबस है उसे एक बार देखें और उसके बाद से ये देखें कि आपका इंटरेस्ट है या नहीं। यदि आपका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में तो आप उस सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। आप इस अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी के लिए कोचिंग कर सकते हैं या फिर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि वो कोचिंग करना चाहेंगे या वो खुद सेल्फ स्टडी करना चाहेंगे अपने ऑप्शनल पेपर की तैयारी में। मैंने हिस्ट्री के लिए इनिशियली जो है हेमंत झा सर की क्लासेस अटेंड की, लेकिन ड्यू टू माय पर्सनल रीजंस मैं उन क्लासेस को कंप्लीट नहीं कर पाई। तो एक तरह से मेरा जो पूरा का पूरा प्रिपरेशन है हिस्ट्री का वो खुद से ही रहा, सेल्फ प्रिपरेशन ही रहा, सेल्फ स्टडी के थ्रू। तो मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि जो बुक लिस्ट है कि मैंने कौन कौन से बुक्स जो हैं वो रेफ़र की थी हिस्ट्री की तैयारी में। तो सबसे पहले मैं एंशिएंट हिस्ट्री की बात करूँगी। उसके लिए मैंने उपेंद्र सिंह की जो प्राचीन भारत है उसे पढ़ा था। इसके अलावा आप जो भी टॉपिक्स आपको लगता है कि उसमें बेहतर तरीके से नहीं दिए हुए, उसके लिए आप इग्नू के बीए और एमए के नोट्स पढ़ सकते हैं। मेडिएवल हिस्ट्री के लिए मैंने सतीश चंद्रा की किताब पढ़ी थी और आधुनिक भारत के लिए मैंने शेखर बंदोपाध्याय की पलाशी से विभाजन तक और विपिन चंद्रा की किताब पढ़ी थी, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इसके अलावा जो 1947 के बाद का जो हमारी हिस्ट्री है उसके लिए हम विपिन चंद्रा की किताब से सेलेक्टिव स्टडी जो हमारे टॉपिक सिलेबस में दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री की तैयारी में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आई थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छी कोई बुक हिंदी में नहीं मिली, इसलिए मैंने नॉर्मन लॉ पढ़ा था वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। और वर्ल्ड वार के पहले की प्रिपरेशन जो है उसके लिए मैंने जो सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए थे उसके अकॉर्डिंगली इग्नू के थ्रू उसे पढ़ा था या फिर मैं गूगल करती थी और उस तरह से उन टॉपिक्स को पढ़ा करती थी। तो बुक लिस्ट के अलावा अब मैं आपसे बात करूंगी कि जैसे जो हमारा बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हिस्ट्री का जो सिलेबस है बहुत वास्ट है, तो इसकी तैयारी हम कैसे करें। तो मुझे ये लगता है कि हमें हिस्ट्री जो है एज एन पेपर तैयारी करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो अभी से पिछले जो 35 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं यूपीएससी के, एक बार उनका एनालिसिस करें। एक वेबसाइट है selfstudyhistory.com, उसमें जो है वो टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चंस पिछले प्रीवियस 35 इयर्स में आए हुए हैं उनको टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करके दिया हुआ है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप उस वेबसाइट के थ्रू जाइए, आप जितने भी पहले क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपीएससी में टॉपिक वाइज आप उसे एक बार देखिए। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको किस टॉपिक को किस तरह से पढ़ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैं एंशिएंट हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें हैं। वो है, पहला है कि इतिहास के स्रोत क्या होंगे और दूसरा कि जो हिस्ट्रियोग्राफी है वो क्या होगी, यानी हिस्ट्री के जो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन इतिहासकारों ने किए हैं वो क्या होंगे। तो जब हम इतिहास की स्रोत की बात करते हैं तो उसमें दो मेन सोर्सेज हमारे आते हैं। एक होता है हमारा लिटरेरी सोर्स और दूसरा होता है हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्स। तो मैंने जैसे पढ़ा था कि मैं हिस्ट्री के किसी भी पर्टिकुलर पीरियड को पढ़ने से पहले उसके हिस्टोरिकल सोर्सेज को अच्छे से पढ़ती थी कि जो फॉर एग्जांपल जैसे कि प्री हिस्ट्री हुई तो प्री हिस्ट्री के लिए हमारे पास सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं। प्रोटो हिस्ट्री के लिए भी हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ही हैं
जो रिटन सोर्सेज हैं वो उसकी जो लिपि है वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। लेकिन जब हम हिस्ट्री के बारे में हिस्ट्री के कालखंड से आते हैं तो हमारे पास पुरातात्विक स्रोत भी हैं और हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज भी हैं। तो फिर अगर हम उसे टॉपिक वाइज अगर उनके थ्रू पढ़ें तो मुझे लगता है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आता है और हम ये समझ पाते हैं कि जो डिफरेंट इतिहासकारों ने जो उनका इंटरप्रिटेशन किया हुआ है वो अलग अलग कैसे है। उदाहरण के लिए मैं सिलेबस के टॉपिक वाइज जाना चाहूँगी। जैसे हम मौर्यन एम्पायर की बात करते हैं तो मौर्यन एम्पायर में हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, जैसे जो अशोक के अभिलेख हैं वो हो गए, और दो लिटरेरी सोर्सेज में इम्पॉर्टेंट हो गया हमारे पास, एक मेगास्थनीज की इंडिका और दूसरा चाणक्य का अर्थशास्त्र। तो ये तीन जो है हमारे सबसे प्राइमरी सोर्सेज होते हैं इनको पढ़ने के। अब इसके आधार पर जो इतिहासकारों ने डिफरेंट इंटरप्रिटेशन किए हैं, अगर हम उससे अच्छी तरीके से समझ लें तो मुझे लगता है कि फिर हम जिस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं पेपर में उससे हम अच्छे तरीके से एड्रेस कर पाते हैं। मैंने जैसे अपनी एंशिएंट हिस्ट्री की जो प्रिपरेशन करी थी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जैसे जो हमारा पहला टॉपिक है जो जैसे वो कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, एक्सप्लोरेशन, एक्सकेवेशन और अभिलेख, मुद्रा शास्त्र और ये सब चीज़ें, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें ये समझना चाहिए कि जैसे पिछले कुछ सालों में अभिलेख से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे ये पूछा जाता है कि अभिलेख से किस तरीके से जो है इतिहास का पुनर्निर्माण होता है, या किस तरीके से अभिलेख जो है इतिहास के एक स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। तो इस तरह के सवाल जो हैं हम विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हम प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री की बात करते हैं तो जितने भी जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में जो मैप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मुझे लगता है कि प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री के लोकेशंस को जब हम मैप में लोकेट कर लेते हैं और उनके बारे में जब हम 2-3 लाइन के जो है पैराग्राफ्स जो है वो लिख लेते हैं, उसके एक नोट्स जो है वो प्रिपेयर कर लेना चाहिए और फिर उसके थ्रू जो है हमें हमारी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी हो जाती है। तो मैंने यही किया था कि मैंने मैप जितने भी प्री हिस्टोरिक साइट्स होते थे या प्रोटो हिस्टोरिक साइट्स होते थे मैं उन्हें मैप पे लोकेट कर दी थी। मैंने उनके बारे में 30 वर्ड्स के अराउंड जो है वो नोट्स लिखा हुआ था और फिर उसे मैं यूज़ किया करती थी, उसे मैं याद किया करती थी, रिवाइज़ किया करती थी एंड आई यूज़ दैट। तो इस तरीके से ये प्रिपरेशन हो जाती है। जो इंडस वैली सिविलाइज जैसे जो सिंधु घाटी सभ्यता हो गई हमारी, तो हाल के दिनों में अगर इतिहास के पेपर को हम पढ़ें तो हम ये समझ पाते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उससे रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं वो एक उसके उद्भव से आते हैं कि उसका उद्भव कैसे हुआ था, उससे रिलेटेड जो है विभिन्न इतिहासकारों के जो विभिन्न मत है वो। इसके अलावा एक आता है कि उसका डिक्लाइन कैसे हुआ। तो डिक्लाइन के बारे में 2 तरीके की थ्योरीज चलती है कि एक जो है कि एक आकस्मिक उसका डिक्लाइन हो गया, एक है कि नहीं ग्रेजुअली जो है क्रमिक रूप से उसका डिक्लाइन हुआ है, और फिर इसके संबंध में भी हिस्टोरियंस ने अपने अपने व्यूज़ दे रखे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम जो है हिस्टोरियंस के व्यूज़ को पढ़ें और उन्हें अपने आंसर में लिखें। इसके अलावा जैसे हमारे पास जैसे जो हमारा दक्षिण भारत का इतिहास है, जैसे जो हमारा महापाषाण काल है, तो महापाषाण काल जो है वो हमारे दक्षिण भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए मुझे लगता है उपेंद्र सिंह की किताब में अच्छी जानकारी उपलब्ध करा रखी है। इसके अलावा आप चाहें तो इग्नू के नोट्स जो हैं वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जैसे सातवाहन हो गया या शक हो गए, तो इन सबों के लिए जैसे इस बार का जो प्रश्न था हमारा इस बार का जो प्रश्न था वो सुंग शासकों पर था। तो सुंग शासकों के काल में किस तरीके से बौद्ध स्थापत्य कला और का विकास हुआ। तो इस तरीके के प्रश्न जो है मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि हम जैसे यूट्यूब पे इग्नू के कुछ वीडियोस पढ़े हैं, तो अगर उसके थ्रू हम इन टॉपिक्स को कवर करें तो मुझे लगता है कि हम अच्छे तरीके से इन टॉपिक्स को समझ पाएंगे। तो क्योंकि कोई भी किसी भी किताब में कोई एक किताब जो है वो काफ़ी नहीं पढ़ती है, इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो टॉपिक्स आपको लगता है कि उसके बारे में किताब में कम दे रखा है या आपको लगता है कि नहीं अभी मुझे थोड़ा इसके संबंध में और अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, तो मैं ऐसा किया करती थी कि मैं यूट्यूब पे जो है इग्नू के कुछ लेक्चर्स पढ़े हुए हैं और मैं उसके थ्रू जो है उन्हें पढ़ा करती थी। तो हम ये एक तरीका अपना सकते हैं। ठीक यही बात जैसे भक्ति काल है, तो भक्ति
काल के संबंध में भी मुझे लगता है कि बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भक्ति काल से रिलेटेड और भक्ति संतों से संबंधित। तो ऐसे में बुक्स के अलावा जो है अगर हम यूट्यूब पे उससे रिलेटेड वीडियो अगर इग्नू के देखते हैं तो वो हमारी तैयारी में काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। अगर मैं मध्यकालीन भारत की बात करूं तो इसके पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जैसे हमारा जो पेपर 1 है या पेपर 2 है, तो पेपर 1 में हमारे एंशिएंट एंड मिडिएवल है और पेपर 2 में मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री है। तो हमें एक प्रिविलेज होता है कि इन दोनों में से आप पहले ही आप ये काम कर सकते हैं कि आप पहले ही अपने माइंड में मेकअप कर लें कि आपको 3 क्वेश्चन जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री के ही अटेम्प्ट करके आने हैं। तो इस तरीके से आप मेडिएवल हिस्ट्री को सेलेक्टिवली पढ़ पाइएगा। और अदरवाइज़ आपको लगता है कि नहीं मेडिएवल हिस्ट्री मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो मैं मेडिएवल हिस्ट्री को आप उस तरीके से प्रिपेयर करिए कि आप उसके 3 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, 3 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएँ, तो आप एंशिएंट हिस्ट्री को थोड़ा सेलेक्टिवली पढ़ सकते हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो काम कर सकती है। और वैसे ही पेपर 2 में भी अगर आप ये चाहते हैं कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री के 3 क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस मुझे अटेम्प्ट करने होंगे। तो ऐसे में आप वर्ल्ड हिस्ट्री को थोड़ा सेलेक्टिवली प्रिपेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं मध्यकालीन भारत की। तो मध्यकालीन भारत के लिए मैंने सतीश चंद्रा की किताब पढ़ी थी। इसके अलावा मुझे लगता है कि मध्यकालीन भारत को समझने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो इतिहास के स्रोत है जिसके थ्रू मध्यकालीन भारत के इतिहास की पूरी पुनर्रचना की गई है, एक बार आप उनके थ्रू जाइए। उससे बहुत क्लैरिटी हो जाती है कि हमें कैसे जो है वो इतिहास जो है वो पूरा का पूरा लिखा गया है, क्या था, और एक अच्छा आंसर लिखने में वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सल्तनत कालीन जो हमारा इतिहास है उसके लिए हम जैसे मलफूज़ात पढ़ते हैं, मकतूबात पढ़ते हैं, या फिर तवारीख पढ़ते हैं या तबकात पढ़ते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पता होना चाहिए कि तबकात और तारीख़ क्या होती है। तारीख़ में एक पर्टिकुलर तारीख़ के शासकों की जानकारी जो है वो लिखी जाती थी हिस्ट्री लेखन में, और तबकात जो होता था उसमें जो है खंड वाइज विभिन्न शासकों का इतिहास लिखा जाता था। तो इस तरीके से जो है हमें अगर ये पता है तो फिर हम इन रेफरेंसेस को अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं लिखने के लिए। और ऐसे भी जो 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं उसमें कई बार सीधे भी ये पूछ लिया जाता है कि तबकात नासिरी के बारे में पूछ लिया जाता है, या तारीख़ फ़िरोज़ा शाही से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें इन सब के बारे में भी एक हमारा शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स जो है वो प्रिपेयर रहे। इसके बाद अगर मैं आधुनिक भारत की बात करूं, तो आधुनिक भारत में मुझे जो सबसे अच्छी किताब लगी थी वो शेखर बंदोपाध्याय की पलासी से विभाजन तक है। लेकिन अगेन अगर आपको लगता है कि आपको ये किताब पढ़ने से पहले किसी और किताब से आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है, तो आप डेफिनेटली विपिन चंद्रा की किताब पढ़िए, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे आसान सरल भाषा में दी हुई है। वो किताब काफ़ी इंगेजिंग राइटिंग है। तो पहले आप इनिशियली उसको पढ़िए और उसके बाद आप पलासी से विभाजन तक आइए, क्योंकि जो सवालों के जो पैटर्न जो आ रहा है वो शेखर बंदोपाध्याय की किताब से काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो हम उन सवालों को टैकल कर पा रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये एक किताब है जो अब जितने भी कैंडिडेट्स हैं अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्हें पढ़ना चाहिए। इसके अलावा जो 1947 के बाद का इतिहास है उसके लिए आप विपिन चंद्रा की किताब को सेलेक्टिवली पढ़ सकते हैं। और यहाँ से मुझे लगता है विपिन चंद्रा की किताब से जैसे हमारे जीएस पेपर 1 में जो कम्युनलिज़म और रीजनलिज़म जैसे टॉपिक्स दे रखे हैं वो भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हैं। तो मैंने अपना कम्युनलिज़म और रीजनलिज़म जैसे टॉपिक्स जो हैं वो विपिन चंद्रा की किताब से प्रिपेयर किए थे। और सेलेक्टिवली हम 1947 के बाद का इतिहास जो है वो विपिन चंद्रा की किताब से पढ़ के प्रिपेयर कर सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं उसमें मुझे समस्या ये आई थी कि मुझे वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए कोई बहुत अच्छी किताब नहीं मिली और बहुत अच्छे रिसोर्स मुझे नहीं मिल पा रहे थे। तो इसलिए जो वर्ल्ड हिस्ट्री है मैंने मोस्टली जैसे कि हमारा जो पहला टॉपिक है प्रबोधन और उससे रिलेटेड आधुनिक विचार, और उसमें जो है वो हमें कांत और रूसो के बारे में पढ़ना है। तो मुझे लगता है कांत और रूसो के बारे में मुझे बहुत अच्छे कहीं से मिल नहीं रहे थे कि मैं कहाँ से पढूं। तो ऐसे में मैंने जो है गूगल किया उनके बारे में, और यूट्यूब पे जो कांत और रूसो से रिलेटेड वीडियोज़ थे मैंने उसे देखे। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें मुझे लगता है कि कई बार लोग बहुत ज़्यादा पढ़ने लग जाते हैं। तो हमें ये अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना होगा कि हमें PhD नहीं करनी है इस टॉपिक
टॉपिक में। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो प्रीवियस ईयर्स के पूछे गए हैं एनलाइटमेंट पे, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप एक बार देखिए और फिर उसके हिसाब से आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करिए। और आप ये समझिए कि कांत और रूसो का जो योगदान था उसका योगदान जो फिलॉसफी है वो फिलॉसफिकल पार्ट हमें कम और हमें हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से उसे ज़्यादा देखना है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा जैसे जो हमारा विश्व युद्ध हो गया, तो मुझे लगता है कि विश्व युद्ध के बाद के जितने टॉपिक्स हैं वो नॉर्मन लॉ की जो बुक है उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है और मैंने उसी किताब को रेफ़र किया था। तो आप चाहें तो किसी और सोर्स से भी रेफ़र कर सकते हैं इन टॉपिक्स की तैयारी के लिए। इसके अलावा जैसे रूसी क्रांति हो गई, चीनी क्रांति हो गई, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं और इनमें से किसी से क्वेश्चंस हमेशा आते ही आते हैं, तो इस तरह के टॉपिक्स को मुझे लगता है कि हम जैसे जो इग्नू के जो लेक्चर्स हैं उसके थ्रू भी प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर हम गूगल कर सकते हैं इन टॉपिक्स को। इसके अलावा ये तो हो गई सिलेबस की बात। सिलेबस कवर करने के अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो है ऑप्शनल की तैयारी का वो है राइटिंग और आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक है आपका स्पीड, दूसरा है आपका स्किल। तो आंसर राइटिंग स्किल जो है ऑप्शनल में डेवलप करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जो मुझे लगता है कि आप जो है एक कंफर्ट लेवल से बाहर निकलिए अपने, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला काम ये करना चाहिए जो मैंने किया था, मैंने जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे लगभग मैंने उनको लिखा था। तो आप ये कर सकते हैं क्योंकि उसको लिखने के बाद से एक तरीके से हम ये समझ पाते हैं कि क्वेश्चन क्या डिमांड करता है और हमें किस तरीके से अपने आंसर्स को लिखना है। इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने रजनीश सर के गाइडेंस में जो है टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी और इसका मुझे दो बेनिफिट हुआ था। पहला बेनिफिट ये हुआ था कि वो उस टेस्ट में जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते थे उन्होंने मुझे मेरे कंफर्ट जोन से बाहर निकाला। मतलब ऐसे टॉपिक्स जिसमें मुझे लगता था कि मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ या बहुत एक्सटेंसिव तैयारी मैंने नहीं की है, मैं उन पर भी उनके संबंध में भी मेरी तैयारी जो है वो इस टेस्ट सीरीज़ के बाद जो है वो ठीक ठाक हो गई। और दूसरी चीज़ है कि सर जो इसके बाद से जिस तरीके का क्वेश्चंस का आंसर का डिस्कशन करते थे वो उससे मुझे लगता था कि वट एवर द वॉइड आई हैव इन माई प्रिपरेशन वो जो है वो फिलअप हो गया। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो हमारा एक और प्रॉब्लम जो हम लोग हिस्ट्री में फेस करते हैं वो है मैप रिलेटेड, क्योंकि जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का पेपर 1 है उसमें 50 नंबर का जो है वो क्वेश्चन मैप से आता है। और मैं इनिशियली जब मैंने अपनी तैयारी शुरू की तो मैं काफ़ी परेशान रहती थी कि मैं कैसे मैप के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करूँगी। तो मुझे लगता है इसमें selfstudyhistory.com जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है। उसमें आपको मैप्स जो हैं वो दिए हुए हैं और कि ये पूरा पाषाणकालीन स्थल है या मध्य पाषाणकालीन स्थल है, ये महाजनपद का स्थल है। तो उसके थ्रू आप जो है आप उसका हेल्प लेके आप मैप अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। आप डिफरेंट लोकेशंस को लोकेट कर सकते हैं और उनके बारे में अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैंने करी थी वो ये कि मैं जो है मैप के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया करती थी। और मैंने मैप के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के लिए ये किया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने 2005 के बाद से अभी तक जितने भी मैप के क्वेश्चंस आए हुए थे वो मैंने उनको लोकेट किया और फिर मैं उसके बारे में लिखा करती थी, ये प्रैक्टिस किया करती थी। क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे पास एग्जामिनेशन हॉल में टाइम कम रहता है और हमें आधे घंटे में ही मैप के क्वेश्चंस को हैंडल करना होता है। तो मुझे लगता है कि अगर हम पहले से ही ऑलरेडी प्रिपेयर करके जाएँ मैप के क्वेश्चंस को, तो वहाँ पर हम लोग हाफ़ एन आवर में मैप के पूरे क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएंगे और इस तरीके से हमारे पास टाइम होगा बाकी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी अपने ऑप्शनल की तैयारी के लिए। और अगर आपकी और भी कोई रिलेटेड क्वेरी हो तो आप जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपके जितने भी क्वेरीज़ हैं उनको एड्रेस करूँ। थैंक यू।